प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्याय 2 करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं कि कृतिका भाग 1 का अध्याय 2 है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। तो ये उनके द्वारा लिखित एक कहानी है। इस कहानी का पहला पार्ट हम सुन चुके हैं। आज हम इस कहानी का दूसरा पार्ट सुनेंगे। तो बच्चों, अब तक की कहानी में हमने सुना कि लेखिका अपनी नानी की कहानी हमें सुनाती हैं। लेखिका बताती हैं कि उन्होंने अपनी नानी को नहीं देखा, क्योंकि जब उनकी माँ की शादी हुई थी उससे पहले नानी का देहांत हो चुका था। नानी कैसी थी उसके बारे में वह कहती हैं कि नानी बहुत ही खुले विचारों वाली थी। इसके साथ साथ वह पर्दानशी भी थी, यानी किसी के सामने खुलकर के बातें नहीं किया करती थी। वह नाना से भी खुलकर बातें नहीं करती थी। लेकिन जब अंत समय आया तो वह नाना के एक मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती थी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब यह बात सुन करके घर के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि जो महिला कभी अपने पति से भी खुलकर के बातें नहीं की, वह आज किसी गैर मर्द से बातें करना चाहती। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा था कि नाना जी बिना सवाल जवाब किए ही अपने मित्र प्यारे लाल शर्मा को बुला लाए और नानी उनसे कहती है उनकी बेटी के लिए लड़का वही ढूंढे। तो ऐसा ही हुआ। तो लेखिका की माँ के लिए भी लड़का जो है वह एक स्वतंत्रता सेनानी ही ढूंढा गया और उससे ही उनकी शादी हुई। अब लेखिका अपने घर के बारे में बताती हैं। उनकी बहनें भी लेखिका थीं और उनका भाई जो था वह भी लेखक था, यानी सभी भाई बहन क्या बने, लेखक। आगे लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार में जो उनकी नानी थी, उनकी दादी थी, परदादी थी, सभी लीक से हट कर के सोचते थे। लीक से हट कर के यानी जो आम लोग सोचते चले आए हैं उससे बिल्कुल अलग सोचती थी, अलग सोच था उनका। ऐसा वो इसलिए कहती हैं कि जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई थी तो लेखिका की परदादी चाहती थी कि उनके घर में सबसे पहले बेटी का जन्म हो। अब ऐसा तो था नहीं कि उनके यहाँ बेटियाँ हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा चाहती थी। तो इसलिए यहाँ पे लेखिका कहती है कि बहुत ही लीक से हट करके बातें किया करती थी। चलिए अब हम कहानी में आगे देखते हैं। कहानी में आगे कुछ इस तरह है बच्चों। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब कहती हैं कि परदादी की इच्छा को सुन करके भगवान में क्या मच गई, अफरा तफरी। और उन्होंने कितनी कन्याएं दी, 5, यानी लेखिका की कुल कितनी बहनें थी, 5। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते हैं। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना। अब देखिए, कहते हैं कि माँ जी यानी जो लेखिका की परदादी थी, उनकी ही इच्छा थी कि उनके घर में क्या आए, बेटियां आए। तो 5 कन्याएं हुई। आगे कहती हैं कि एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, किससे संबंधित, तो माँ जी यानी उनकी परदादी और एक फेमस चोर था, नामी चोर यानी फेमस चोर की कहानी है। उन्होंने यह कहानी जो है वह कई बार सुनी थी अपने समय में। तो चलिए ये कहानी हम भी सुनते हैं। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। तो यहाँ देखिए, लेखिका कहती हैं कि शादी के सिलसिले में गांव के जितने भी मर्द थे सभी कहाँ गए हुए थे, बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। और औरतें क्या कर रही थी, रत जगह यानी जग करके सभी नाच गान कर रही थी। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर ना हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थीं।
चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखीन जगह बदल लेंगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पांव की आहट से ही खुल गई। तो देखा बच्चों, औरतें क्या कर रही थी? रात जगह यानी सभी रात भर जाग करके नाच गान में लगी हुई थी। और तभी चोर ने क्या किया? घर में सेंध लगा दिया। सेंध लगाना यानी बच्चों घर के किसी एक कोने को तोड़ करके घुस जाना। तो यहाँ तो चोर जो है वह सेंध लगा करके हवेली में घुस गया। कि चोर की किस्मत भी कैसी थी? बहुत ही खराब, बदकिस्मत, यानी उसकी किस्मत बहुत खराब थी। वह जिस कमरे में सोया था, वह जिस कमरे में घुसा था, उसमें कौन थी? माँ जी यानी लेखिका की परदादी सोई हुई थी। और वह अपने कमरे को छोड़ करके दूसरे कमरे में इसलिए सोई थी ताकि उन्हें शोर शराबा न सुनाई दे और आराम से वो सो सके। अब चोर बेचारा बहुत दिमाग लगा करके घर में घुसा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिस कमरे में घुस रहा है उसी में माँ जी सोई हुई हैं। और बुढ़ापे की नींद तो आप सभी जानते होंगे, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो गहरी नींद में नहीं सो पाते। तो उन्होंने चोर के दबे पाँव की आहट भी सुन ली। चोर कैसे जाता है कमरे में? दबे पाँव, बिल्कुल धीरे धीरे, पता ही नहीं चलता है कि कोई आ भी रहा है। लेकिन तब भी माँ जी उसके चलने की आवाज़ को सुन ली। अब आगे क्या हुआ वो देखिए। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला? माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तो जैसे ही वह चोर माँ जी के कमरे में गया तो माँ जी ने क्या पूछा? कौन? इतने में चोर क्या बोलता है? मैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी। एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब चोर रह गया हैरान कि इतनी बूढ़ी औरत कैसे उसे पहचान गई कि उसने अपने मुंह पे कपड़ा बांधा है और कमर में भांग रखा है। लेकिन चोर यह जानता था कि माँ जी का कनेक्शन सीधे भगवान से है, यानी वह बिना देखे भी सब कुछ जान जाती हैं, ऐसा कुछ। तो वो कहती हैं चोर से कि जल्दी जा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। लेकिन चोर जो है वह घबराहट में सच बोल देता है कि मैं क्या हूँ? चोर हूँ। अब देखिए चोर का क्या होता है। हुआ करे, माँ जी ने कहा ठीक है, तू चोर है तो रह, है ना, मुझे तो प्यास लगी है तो मुझे तो पानी पिला दे। पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। कौन कहती हैं? माँ जी कहती हैं कि चल तू चोर है तो रह, लेकिन मेरा धर्म भ्रष्ट मत करो। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जाओ पानी लाओ सही ढंग से। आप चोर के हाथ का पी लोगी? चोर कह रहा है। कहाँ ना, रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गान में लगे हैं, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। कहती है जा जा तू ले आ, है ना, क्योंकि माँ जी को तो प्यास लगी थी। तो कहती हैं सब औरतें तो नाच गान में लगी हैं, किसी को सुनाई भी नहीं देगा, तू है और भगवान है और कोई है नहीं, तो जा पानी लेके आ। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया
कि लोटा उठाकर चल दिया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा। पहरेदार ने धड़ दबोचा। कुएं पर देख लिया गया था। अब देखिए, दादी को प्यास लगी थी तो दादी ने कहा कि तो फालतू बातें मत कर और जा मेरे लिए पानी भर कर ले आ। तो चोर गया पानी भरने। पानी भरा, लेकिन उसे कौन देख लिया था? पहरेदार, जो पहरेदारी करता है वो देख लिया था और उसने उसे वहीं पकड़ लिया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। अब देखिए बच्चों, परदादी कितनी अच्छी हैं। उन्होंने दिमाग लगाया कि इस चोर को सुधारा जा सकता है। तो उन्होंने पहले खुद पानी पिया, उसके बाद उस लोटे में आधा पानी छोड़ दिया और वह पीने के लिए किसे दिया? चोर को दिया। फिर कहती हैं कि तूने मेरे लोटे से पानी पिया तो हम क्या हो गए? माँ बेटे। तो अब उन्होंने उस चोर को क्या बना लिया? बेटा बना लिया। कहती हैं, बेटा अब तू या तो चोरी कर या चाहे खेती कर। दो ऑप्शन उन्होंने उसको दिया कि तू इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक चुन ले जो तुझे करना है। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। तो जो चोर था वह क्या बन गया? बेटा। और बेटा बन करके अब वह चोरी करना छोड़ दिया और खेती के कामों में लग गया। और जब लेखिका ने उन्हें देखा तो वो बूढ़े हो चुके थे। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो बच्चों, यहाँ लेखिका खानदानी विरासत के बारे में कह रही हैं कि ये खानदानी यानी पुरखों से चली आ रही हैं। मेरी नानी भी बहुत समझदार थी और मेरी दादी भी बहुत समझदार थी, इसीलिए जब उनकी माँ को बेटियाँ हुई तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें किसी हीन भावना का सामना नहीं करना पड़ा। उस टाइम पर लोगों की सोच बहुत ही अलग थी। लोग मानते थे कि उनके घर में बेटा ही होना चाहिए, बेटियों का होना अच्छा नहीं है। लेकिन नानी और परदादी की सोच जो है वो बिल्कुल अलग थी, जिस वजह से उनकी माँ को कभी भी लड़की होने पर हीन भावना का शिकार नहीं होना पड़ा। तो बच्चों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।